स्वागत लीग आईएएस में। और ऐप भी दिख रही होगी हमारी उत्तराखंड स्टडी हब। एक दो दिन व्यस्तता होने के कारण तो आपकी क्लास यूट्यूब में कंटिन्यूस नहीं हो पाई। आज कुछ बच्चों की क्वारीज थी कि सर एक क्लास हमारी जो है जेड स्ट्रीम पर जो है डिस्कस कर दीजिए। ठीक है, जेड स्ट्रीम पर डिस्कस कर देंगे। फिर कुछ बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि आप कोपेन का भी वर्गीकरण, हाँ कोपेन भी तय है। एक क्लास में दोनों संभव नहीं है, कोपेन थोड़ा सा बड़ा है तो जेड स्ट्रीम भी बड़ा ही है, तो जेड स्ट्रीम को भी क्या करेंगे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, आज जेड स्ट्रीम का बारी है और जेड से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब आपको सूचना देना चाहता हूँ कि लीग आईएएस या उत्तराखंड स्टडी हब में आपके जो अपर पीसीएस आरओ एआरओ और लोअर के जो हमने बताया था प्री कम मेंस का बैच लगभग 15 से 20 के बीच में शुरू हो जाएंगे। बच्चों के रजिस्ट्रेशन होने शुरू हो चुके हैं उस पर। आप भी जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। तो आज उसकी झलक भी थोड़ा सा दिखाते हैं कि भाई जेड स्ट्रीम को प्री कम मेंस में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली चीज़ क्या है, अब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करिए, शेयर कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब कराएं, तभी जाके मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो कुछ वीडियो हम आपको यूट्यूब में देंगे ही देंगे। और जो कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको जो है फुल एनालिटिक कोर्स चाहिए होता है, तो वो आपको उत्तराखंड स्टडी हब में प्री कम मेंस का डेट का ही बचा है। बस कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाए, जिनका हो रहा है वो ठीक है, और भी करा लें तो हम जो है 15 से 20 के बीच में उसको शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ एक न्यूज़ और देना है, वो भी हमारा बैच चल ही रहा है, उसमें तो ठीक ठाक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन क्या हो चुके हैं, वो बैच जो है कंप्लीट होने वाला भी है, आधा तो हो ही चुका है, आधा और होने हैं। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि 2000 पदों के लिए पुलिस से जो है जो नोटिफिकेशन आना है वो आना है पुलिस कांस्टेबल का, तो उसका भी अप्रोच। और इस बार आपने देखा भी होगा कि पुलिस कांस्टेबल का पेपर कैसा पूछा गया था, सभी लोग देख रहे हैं। ठीक है, कि कितना जो है डेप्थ में जाके प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या हवाबाजी में या ऊपर या लूसेंट पढ़ के ग्रुप सी के एग्जाम निकल जाएंगे? कदापि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसने अपना ट्रेंड अब अलग कर लिया गया है। तो इसलिए हमने जो है यूके SSSC में जो पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए शुरुआत के जो 20 बच्चे होंगे उनको हम क्या करेंगे, 50% डिस्काउंट देंगे। और वो भी अपना कल से क्या करिएगा, रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिएगा और उस बैच में आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये बैच जो है ये गारंटी वाले बैच हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन होगा और जो पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम में भी दिखेगा। ठीक है, तो पुलिस वाले भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यूके SSSC वाले जितने भी बच्चे हैं, अब वो पुलिस वाले ले लें या कोई ले लें, देखो शुरुआत के जो 20 बच्चे हैं करे हैं, एक बैच तो हमारा हो चुका है। अब जो दूसरे वाले में जो एंट्री होगी उसमें जो है शुरुआत के 20 बच्चों को 50% का क्या है, अलाउंस का मतलब है डिस्काउंट कल से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आज बच्चों की रिक्वायरमेंट पर ही उसी टॉपिक को हम डिस्कस कर देते हैं। देखो इसमें जो है प्री और मेंस में कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कि सर क्या करिए, जेड स्ट्रीम को डिफाइन कीजिए। तो पहले हम बात करते हैं जेड स्ट्रीम। अब देखो जेड स्ट्रीम में प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। अब यहां देखो एक जो है प्री कम मेंस का झलक दिखा देते हैं। तो यहां प्रश्न जो बनेगा, और इसमें प्रश्न के बहुत आयाम होते हैं, कहीं से भी प्रश्न अराइजेस हो सकता है। जैसे प्रश्न है जेड स्ट्रीम की उत्पत्ति, देखो जेड स्ट्रीम की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, तो फर्स्ट प्रश्न ये बनता है आपका, जो हमने बताया था आपका कि 3 सेगमेंट में उत्तराखंड में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 50 वर्ड का। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न होता है, देखो यहां फर्स्ट हो गया, सेकंड प्रश्न इसी में अराइजेस हो जाएगा, ध्यान समझेगा। उष्ण पूर्वी जेट, ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट, उष्ण पूर्वी जेट की उत्पत्ति की प्रक्रिया को समझाते हुए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इसके अंतर संबंध को समझाइए।
अब ये प्रश्न आपका कितने का हो सकता है? 150 वर्ड का। देखो जेट से एक प्रश्न सिंपल आ गया कि जेट स्टीम की उत्पत्ति की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए, ओनली 50 वर्ड। फिर दूसरा आ गया 150 वर्ड, ये जो है आपका कितना का था? 10 अंक का है। देखो, और तीसरा प्रश्न, तीनों टाइप के प्रश्न यहां से एनालाइज कर सकते हैं। देखिए यहां पांचवा जेट की व्याख्या करते हुए इसके भारत में प्रभावों की चर्चा कीजिए। अब समझ में आ रही होगी कहानी कि भाई प्री से इसका देखो हम लिंकेज हमने इसलिए कहा था कि भाई प्री कम मेंस बैच का महत्व क्या होता है। आज देखेगा, अभी तक आपने ये अप्रोच में पढ़ा नहीं होगा, और पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जो उत्तराखंड के बच्चे हैं वो इस अप्रोच में नहीं पढ़ते हैं। आज पढ़ने का अप्रोच भी आपको सिखाते हैं कि भाई प्री में क्या पढ़ा जाता है और मेंस में कैसा पढ़ा जाता है। अगर आपने ठान रखी है कि भाई हमको पीसीएस अधिकारी बनना है या लोअर पीसीएस अधिकारी बनना है, आरओ बनना है, तो आपको इस ढर्रे में तैयारी करनी पड़ेगी। प्रश्न क्या है? देखो, ये प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा जेट स्टीम। अब जेट स्टीम में प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में इसका क्या लेना देना होगा, तो इसकी हम व्याख्या आपको करके दिखाते हैं। पहले देखो आप जेट स्टीम है क्या, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। जेट स्टीम, अब देखो जेट स्टीम ध्यान से, अब 50 वर्ड में लिखना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? अनाप शनाप चीजें नहीं होनी चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए, सॉलिड मैटर हो, कम लिखिए, सॉलिड लिखिए, तो आपको मार्क्स बेहतर मिलेंगे। आप जो है कुछ भी उठा के जो है कहीं से भी कहानी शुरू कर देंगे तो उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलता। तो जेट स्टीम क्या है? जेट स्टीम देखो सीधे लिखो, जेट स्टीम क्षोभ मंडल में क्षोभ सीमा के नीचे, टोपोपॉस, क्षोभ सीमा के नीचे अत्यंत तीव्र वेग वाली वायुधारा को जेट स्टीम कहते हैं। क्या कहते हैं? जेट स्टीम कहते हैं। सिंपल परिभाषा यह क्या होती है? सर्पिलाकार होती है। क्या होती है? सर्पिलाकार होती है। इसकी औसत गति 340 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ये तो जेट की परिभाषा में निकल गई। और प्रीलिम्स में देखिए अगर प्रश्न हम बनाएंगे तो प्रीलिम्स का, अब देखो जेट की बात करें तो जेट मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। ध्यान समझिएगा, जेट क्या करें? मुख्यतः 3 प्रकार की है। पहला है ध्रुवीय जेट, पोलर जेट, और दूसरा है आपका पछवा जेट, वेस्टर्न जेट कहा जाता है इसको, पछवा जेट, और तीसरा है आपका उष्णपूर्वी जेट, ट्रॉपिकल स्टर्म जेट। तो जेट स्टीम कितनी है? मुख्यतः है 3 प्रकार की, ध्रुवीय जेट, पछवा जेट और उष्णपूर्वी जेट। अब आप क्या करिए, एक खांचा खींच दीजिए ऐसे, ठीक है। ये आप दिखाइए नीचे, सबसे नीचे क्या दिखा दो? अर्थ दिखाइए, पृथ्वी लिख भी दीजिएगा। ये वाले लेयर को कहा जाता है क्षोभ मंडल, टोपोस्फियर। अब क्षोभ मंडल से इसको कह रहे हैं, देखो ये जो सबसे यानी जो समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करती है उसको कहा जाता है क्षोभ सीमा, टोपोपॉस क्या कहा जाता है? क्षोभ सीमा। अभी परिभाषा में क्या कहा? क्षोभ सीमा से नीचे अत्यंत तीव्र वेग वाली चलने वाली वायुधारा को ही क्या करे हैं? जेट स्टीम। बस कहानी आपकी प्रीलिम्स में जो 50 वर्ड का था वो मामला बन गया। अब 50 वर्ड से आगे की तरफ को बात कर रहा है कि उत्पत्ति, तो फिर इनमें बात करेंगे। अभी एक उसके बाद पहले से चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बना देंगे तो प्रीलिम्स में क्या बन रहा है, ठीक है। अब हमने क्या कहा? जेट स्टीम ये था 50 वर्ड के हिसाब से, देख लिया आपने, इतना ही लिखना है, डायग्राम खींचिए, सॉलिड मार्क्स प्राप्त कर लीजिए। अब देखो उसके बाद क्या कर रहा है, अगर आप चाहें तो एक डायग्राम का और प्रयोग कर सकते हैं। वो डायग्राम अभी पहले बना रहा हूं। देखो अब पहला क्या है? ध्रुवीय जेट, इसको समझ लीजिए, ध्रुवीय जेट, पोलर जेट। अब ध्रुवीय जेट, इसकी उत्पत्ति ध्रुवीय वातावरण के ऊपर ताप प्रवणता के कारण होती है। किसके कारण? ताप प्रवणता के कारण। अब
प्रभु ताप प्रवणता क्या होता है? ताप प्रवणता का मतलब क्या है? दो स्थानों के तापमान में अंतर की स्थिति। यहां एक लाइन में परिभाषा, दो स्थानों के तापमान में अंतर की स्थिति को क्या कहा जाता है? आपका ताप प्रवणता। अब यहीं से एक प्रीलिम्स का कहानी की तरफ को बढ़ा। देखो ताप प्रवणता का मतलब क्या करें हैं? दो स्थानों के तापमान में अंतर की स्थिति। जहां पर ताप प्रवणता ज्यादा होती है वहां पर वायु की गति क्या होती है? तीव्र होती है। जहां ताप प्रवणता कम होती है वहां वायु की गति क्या हो जाती है? कम। तो इसलिए यहां पर क्या आ रहा है? ताप प्रवणता। ताप प्रवणता का मतलब है टेम्परेचर ग्रेडियंट। और यहीं से एक प्रश्न पूछ लेता है कि भाई तापांतर का मतलब रेंज ऑफ टेम्परेचर। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है किसी एक ही स्थान के अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं आप? तापांतर। तो ऐसे करके आपसे प्रीलिम्स में पूछ लेगा, देखिए कि सबसे ज्यादा तापांतर कहां पाया जाता है? तो ये वार्षिक भी होता है, ये दैनिक भी होता है। अगर वार्षिक के संदर्भ में देखेंगे तो ये आ जाता है आपका टैगा प्रदेश, कभी चर्चा होगी उस पर भी। और दैनिक के संदर्भ में आएगा तो आपके ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, उष्ण मरुस्थल डेजर्ट। और न्यूनतम पूछेगा तो पोल में होते हैं, चाहे वार्षिक पूछे चाहे दैनिक पूछे। अब इसमें देखो, इसकी उत्पत्ति हमने क्या कहा? ध्रुवीय वातावरण के ऊपर ताप प्रवणता के कारण होती है। इसकी दिशा देखो, ये प्रश्न पूछा था अभी यूपीपीसीएस का, बात करेंगे। इसकी दिशा जो होती है वो पश्चिम से पूर्व होती है, यह ठंडी वायुधारा है, और क्या है? ग्लोबल है। ग्लोबल का मतलब है वैश्विक। क्या है? वैश्विक, यानी पूरे ग्लोब में जो है वर्ष भर प्रभावित रहती है। शीतकाल में इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। अब इसको देखिए एक बार कैसे उत्पन्न कर रहे हैं। एक तो मैं इस डायग्राम से दिखा रहा हूं, फिर उसमें दिखा दूंगा। देखो अब आप देखिए, ये वाला एंगल ले लिया मैंने 90 डिग्री और इधर ले लिया मैंने 30 से 35। तो 90 डिग्री में हमेशा आपने पढ़ा है कि क्या बनता है? हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ वायु क्या होती है? ठंडी और भारी, वो नीचे बैठती है। और ये है आपका सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध में बनता है आपका क्या? यहां भी हाई प्रेशर बनता है। इस हाई प्रेशर का कारण जो होता है ये वायु का अवतलन होता है, कभी बात करेंगे उसको। आज सिर्फ जेट की बात। अब आइए आप 30 से 60 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य, यहां पर उपध्रुवीय लो प्रेशर बनता है। क्या बनता है? लो प्रेशर। अब देखो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड दौड़ती है, यहां हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड दौड़ रही है। तो जो ये विंड दौड़ रही है इसको कहते हैं पछुआ पवन। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। इसका जो नेचर होता है ये जो है वार्म होती है, गर्म होती है। और इधर से जो 90 डिग्री से जो है उपध्रुवीय क्षेत्र की तरफ को आ रही है, इसको कहते हैं ध्रुवीय पवन। क्या कहा जाता है इसको? पोलर विंड, ध्रुवीय पवन। इसका नेचर होता है ठंडी। क्या होती है? ये कोल्ड होती है। अब देखो, जो दोनों पवनों के नेचर में अंतर आ गया। अब यहां लिखा है देखो, क्या? ध्रुवीय वातावरण के ऊपर ताप प्रवणता के कारण होती है। तो ध्रुवीय वातावरण यही है। देखिए अब यहाँ वायु का अग्रभाग, तो यहां पर क्या बन जाता है? आपका ध्रुवीय वातावरण बन रहा है, इसका अग्रभाग और इसका अग्रभाग। यहां पर क्या होता है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में विंड क्या होती है? ऊपर उड़ती है। देखिए ये विंड क्या हुई? ऊपर अपलिफ्ट हो गई, ऊपर उड़ गई। अब यहां है देखो आपका क्या? क्षोम सीमा, यही आ गया क्षोम सीमा, टोपोपॉज। और ये पूरा का पूरा जो है क्षोम मंडल कहलाता है। अब देखो, एक जो है गर्म, एक ठंडी। तो ऊपर क्या हो रहा होगा? देखो इस क्षेत्र में ताप प्रवणता उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में देखो वायु क्या होगी? यहाँ तीव्र गति से सर्पिलाकार वेग में दौड़नी शुरू हो जाती है। तो इसी को कहते हैं ध्रुवीय जेट। क्या कहते हैं इसको? ध्रुवीय जेट। अभी इंपैक्ट की बात नहीं कर रखी। इंपैक्ट की बात जो है सबको एक साथ ही हम क्या करेंगे? कंक्लूजन करते हैं कि क्या करेगा भाई? कोई ठंडी वायुधारा अगर किसी क्षेत्र से गुजर रही होगी तो खुद ही देखिए कि हाई प्रेशर में क्या कर देगी? बढ़ोतरी कर देगी, यानी एंटी साइक्लोनिक दिशाओं को क्या कर देगी? बढ़ा देगी। या इन्हीं से क्या होता है? शीतोष्ण चक्रवात की कंडीशनें भी बनती हैं। जब शीतोष्ण चक्रवात उत्पन्न होगा तो वो चीजें आप समझेंगे आगे जब हम शीतोष्ण चक्रवात को डिफाइन भी करेंगे। आज फिलहाल जेट की बात कर रहे हैं, तो ध्रुवीय जेट की उत्पत्ति आपको समझ में आ गई होगी। तो क्षेत्र इसका क्या है? देखो 60 से 65, लेकिन सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन के साथ थोड़ा बहुत 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ ये क्या होती है? शिफ्टिंग होते रहती है। वो दूसरे डायग्राम से दिखाता हूं। अब अगला आ जाओ, पछुआ जेट। इसका इंपैक्ट पूछा था, पछुआ जेट स्टीम। अब वेस्टर्न जेट क्या है? अब इसकी एक लाइन की परिभाषा, हेडली सेल। अब आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, हेडली सेल अभी दिखाता हूं। हेडली चक्र एवं फेरल चक्र,
या इसको कोष भी कहा जाता है, सेल कहते हैं, हेडली चक्र एवं फेरल चक्र के शीर्ष भाग पर वायु के अभिसरण के कारण उत्पन्न अधिक दबाव के कारण होती है, अधिक दबाव के कारण होती है। ध्यान समझिए, क्या करें हैं, हेडली सेल और फेरल सेल। अब हेडली सेल और फेरल सेल समझना पड़ेगा, अभी समझते हैं। पहले पॉइंट लिख दें, यह इसकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, और इसकी विशेषता क्या है, यह भी ठंडी वायु धारा है। क्या है, ठंडी वायु धारा, और क्या है, ग्लोबल है। ये भी क्या है, वैश्विक, ग्लोबल या वैश्विक। क्लियर। दिशा क्या है, पश्चिम से पूर्व। अब देखिएगा, अभी यूपी विशेष का प्रश्न आएगा। अब इसको एक बार डायग्राम से देख लीजिए तो दोनों को, तो आप चीजों को स्पष्ट हो जाएगा। ये देखो, ये हमने अर्थ ले लिया, ठीक है। ये है आपका 0 डिग्री, ये है 5 डिग्री, ये है 5 डिग्री, 0 डिग्री 5 डिग्री नॉर्थ, और इसको कहते हैं 5 डिग्री साउथ। तो ये वाला क्षेत्र होता है आपका इक्वेटर। इक्वेटर में क्या बनता है, लो प्रेशर। यानी हम सरफेस की बात करें, अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस में जो है, फिर दूसरी जो बेल्ट आती है ये 30 से 35 वाला जो बता रहे थे, उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल, यहां बनता है हाई प्रेशर। अभी हाई प्रेशर भी दिखाते हैं क्यों बनता है। और ये आता है आपका 60 से 65 वाला क्षेत्र, यहां बनता है लो प्रेशर। और लास्ट आता है आपका 80 to 90, ये दोनों गोलार्ध बनते हैं, ठीक है। हम एक की तरफ को चल रहे हैं तो बात करने की। अब देखो यहाँ ये चीज तो आपको पता है, सूर्य किरणें यहाँ पर क्या होती है, वर्ष भर लंबवत होती है, तो तापमान ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा, तापमान ज्यादा तो लो प्रेशर। लो प्रेशर में विंड क्या होती है, ऊपर उठती है। देखो ऊपर उठी, तो ये वाली लेयर कौन सी है आपकी, अभी जो पढ़ा था आपने, क्षोम सीमा यानी टोपोपॉज, यही आई अब, क्षोम सीमा टोपोपॉज, इससे टकराएगी। टकराने के बाद 30 डिग्री तक ऐसे करके सीधे चलती है, ठंडी होती है, भारी होती है, यहाँ बैठना शुरू हो जाता है। अभी बताया था ना उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण कैसे होता है, बिल्कुल नहीं जा रहा हूं अभी, अगली क्लास का उसके लिए इंतजार कीजिए। यहां हम बता रहे हैं कि बैठ कैसे थी। अब यहाँ लो प्रेशर है, इसके लिए कोरियालिस फोर्स होता है। ये कोरियालिस फोर्स क्या करता है, इसको उठा देता है। कोरियालिस फोर्स को भी वहीं डिस्कस करेंगे, कह रहे हैं जहां समय होगा। अब ये भी 30 डिग्री तक चली, यहाँ आके ये भी नीचे बैठ गई, ठीक है। अब आपको पता है कि इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जो विंड दौड़ती हैं, ये होती है ट्रेड विंड। नहीं भी पता है तो अगली वीडियो में बता देंगे, ठीक है। और इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को जो भागती हैं, इनको कहा जाता है पछवा पवन, वेस्ट इंडीज। और यहां से जो हाई प्रेशर था ऊपर पोल में, क्योंकि यहां तो सूर्य किरणें क्या होती, वर्ष भर तिरछी पड़ती हैं, तो तापमान क्या होता है, कम होता है। जब तापमान कम होगा तो ठंडी और भारी होने के बाद क्या होती है, नीचे बैठनी शुरू। अब एक ये यहाँ पे ऐसे करके मुड़ गई, ये देखो। अब यहीं पर देखो एक सेल बन गया है, देखो दिख रहे हैं ना, यहां से हाई प्रेशर से लो प्रेशर, फिर उठाया, फिर यहां मुड़ी, फिर यहां बैठनी। तो ये जो सेल बना, इसी सेल को कहते हैं हेडली सेल। क्या कहा जाता है, हेडली। हेडली साहब ने इसका बारे में बताया तो इसको हेडली नाम। ये वाला सेल बन गया एक ऊपर, तो इसको कहते हैं फेरल सेल। क्या कहा जाता है, फेरल कोष। और ये वाले को कहते हैं ध्रुवीय सेल यानी पोलर कोष या पोलर सेल के नाम से जानते हैं। अब यही देखो, एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, पढ़ क्या रहे हैं, जेड स्टीम। यहां से टॉपिक बहुत खुल जाते हैं। अब इसी को कहते हैं त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं, और इसका जो है विश्व वितरण को समझाइए। अगला प्रश्न भी निकल गया। यही है प्री का पढ़ना और मेंस के पढ़ने में डिफरेंस। अब त्रिकोशीय वायुमंडलीय परिसंचरण, त्रिकोशीय का मतलब 3 कोष। एक कोष ये दिख रहा है आपको, फर्स्ट हेडली, दूसरा ये, और तीसरा ये। और दूसरा क्या कर रहा है, इसका वैश्विक प्रभाव बताइए। तो वैश्विक में ये क्या क्या करेंगी, डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ITC जेड, ये चीजें सारे खोल के देखनी पड़ जाती। लेकिन हमें आज क्या है, ध्रुवीय जेट डिस्कस करना है या हमें जेट स्ट्रीम डिस्कस करना है, तो उसके लिए बात करें। देखो अब देखो, ध्रुवीय जेट तो हमने क्या कहा था, ये विंड उठी ठंडी वाली, ये उठी गर्म। तो यहाँ पर तो चल रही थी, जो स्टार बनाया मैंने, ये 3 स्टार, यही है ध्रुवीय क्षेत्र का, ध्रुवीय जेट का। इस डायग्राम का प्रयोग आप पहले डायग्राम में भी कर सकते हैं, अगर वहां पर आपको लिमिटेशन मिल जाए। अब देखो हेडली सेल और ये है, देखो फेरल सेल और हेडली सेल, ये वायु यहाँ से आ रही, ये वायु यहाँ से आ रही। इनके शीर्ष भाग पर क्या कर रहे हैं, अभिसरण हो रहा वायु का। तो यहाँ जो अभिसरण होता है, इस अभिसरण के कारण क्या होता है, दबाव उत्पन्न होता है, प्रेशर। और इस प्रेशर के कारण यहाँ पर क्या होती है, पछवा
जेट की उत्पत्ति होती है, वेस्टर्न जेट। देखो अब यही पछवा जेट का जो इम्पैक्ट पूछा था ना आपने, पहले तो देख लिया ठंडी है, अब ये देखो जब ये तो जब सूर्य कहां पर है, इक्वेटर में है, तो ये स्थिति होगी, लेकिन जैसे ही सूर्य का दक्षिणायन होगा तो ये प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर वाली नीचे आएगी, हाई प्रेशर वाली नीचे आ जाएगी। तो देखो यहाँ कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इस कलर से समझेगा। अब देखो ये पछवा जेट देखो 20 डिग्री नॉर्थ तक आ जाता है। कहाँ जाता है? 20 डिग्री नॉर्थ तक। ये शीतोष्ण चक्रवात को भारत में ले आता है। एक बार हमने पढ़ा भी था पछवा विक्षोभ की वर्षा। टॉपिक एक है लेकिन आयाम बहुत होते हैं, तो मेन समझ चाहिए कि आपको मल्टी डायमेंशन आयाम अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन कर जाएंगे। अगर सिंगल अप्रोच में लिख रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होता है। देखो अभी पछवा जेट आया नीचे भारत के ऊपर, अब देखो ये शीतोष्ण चक्रवात को खींचते हुए ले आता है। अब इसी के प्रभाव आपको भारत में बता देना है। जो पछवा जेट की जो वर्षा होती है वो क्या है, लाभदायक या नुकसान दे रही है या लाभदायक दे रही है, तो उन्हीं बिंदुओं की आपकी क्या करनी होती है, डिस्कस भी करना होता है। समझ रहे हैं आप? देखो ये आइडियल कंडीशन में नहीं होता। जैसे ही सूर्य का उत्तरायण होगा तो पछवा जेट हिमालय के उत्तर शिफ्ट हो जाता है, तो उस समय भारत में आ जाता है आपका उष्ण पूर्वी जेट। उष्ण पूर्वी जेट का हालांकि लेना देना यहाँ पर है हेडली सेल से, लेकिन इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, तो ये उष्ण जेट देख लेते हैं तो उसको आपका स्पष्ट हो जाएगा। देखो थर्ड क्या था आपका, उष्ण पूर्वी जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम देखो इसकी उत्पत्ति ग्रीष्म काल में तिब्बत के पठार के गर्म होने एवं वायु के ऊपर उठने के कारण शीतकाल में इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा ये सिर्फ ग्रीष्म काल में चलती है, शीतकाल में इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। अब देखो दो डायग्राम होते हैं, आपको डायग्राम भी जो है किस हिसाब से स्टडी करते हैं वो अलग बात है, लेकिन इस डायग्राम से समझिएगा तो स्पष्ट हो जाएगी कहानी। ये भी एक इंडिया का डायग्राम होता है। देखो मैं दिखाता हूं, अगर आप सैटेलाइट द्वारा देखेंगे तो इंडिया का डायग्राम ऐसा दिखाएगा, और आप लोग जो है वॉल मैप देखते हैं तो वॉल मैप में इंडिया का डायग्राम इस टाइप का दिखता है, लेकिन रियल डायग्राम यही हुआ। देखो ये है आपका हिंद महासागर, क्या है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन, और जो उठा वाला क्षेत्र है इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, पेनिसुला इंडिया। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। जो प्लेन दिखाई दे रहा है यही है मध्यवर्ती मैदान, क्या है? मिडिल प्लेन, जो गंगटेक प्लेन के नाम से। और जो उठा है ये हमने हिमालय ले लिया, इधर तरफ है कुल्लून पर्वत, और ये है आपका तिब्बत प्लेन। अब इसकी उत्पत्ति क्या कहा हमने? ग्रीष्म काल में होती है। तो देखिए कलर से थोड़ा सा रंगीन कर लेते हैं, है ना, तभी तो आएगा मजा। अब देखो सूर्य का उत्तरायण यही हुआ ग्रीष्म काल। सूर्य का उत्तरायण के साथ ही ग्रीष्म काल, यानी सूर्य भारत के मध्यवर्ती मैदान पर लंबवत चमक रहा होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऑटोमेटिक, जहां पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, और हिंद महासागर में क्या बनेगा? हाई प्रेशर। ये बन गया। सेम टाइम क्या होता है, ये जो तिब्बत प्लेट्यू है, तिब्बत का पठार, ये भी गर्म हो जाता है, तो यहां क्या बन जाता है आपका? लो प्रेशर। इधर भी क्या बनता है? लो प्रेशर। तो लो प्रेशर में क्या होती है? तिब्बत के पठार से देखो गर्म वायु क्या होती है? ऊपर उठती है, और ये देखो अब क्षोभ सीमा आ गया आपका, क्षोभ सीमा, टोपोपॉज। अभी क्षोभ सीमा से टकराने के बाद देखो भारत के ऊपर से गुजरनी शुरू हो जाती है, तो इसी को कहते हैं आप ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट, उष्ण पूर्वी जेट। अब जो भारत के ऊपर से गुजर रही है तो ये है, इसका नेचर क्या है? गर्म है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या है आपका? गर्म। वो दोनों ठंडे थे तो गर्म। ये क्या करता है? इस लो प्रेशर को और खींचने की कोशिश करता है, अपनी तरफ को ऊपर को खींचेगा। लो प्रेशर में वैसे तो मिनट बैठे नहीं होंगे, जो ऊपर से जा रहा होगा, गुजर रहा होगा, तो ये भी क्या करता है? तीव्र गति से इसको ऊपर को खींच देगा। तो यहां बना देता है, इसी को कहते हैं मानसून द्रोणिका। क्या कहा जाता है? मानसून द्रोणिका, या इसको मानसून ट्रेंच कहते हैं, गर्त। तो यानी इसने क्या करा? अत्यधिक मात्रा में इस लो प्रेशर को बढ़ा दिया। क्लियर? अब देखो जैसे जैसे ये आगे की तरफ को बढ़ता जाएगा तो देखिएगा ऊपर आपने देख रखा है नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर, यानी जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान घटता है। वो तापमान घटने की दर क्या है? 1 किलोमीटर में ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री तापमान में क्या आ जाती है? कमी आती है। तो ऐसे में जब 30 डिग्री तक पहुंचता है ऐसे करके, तो क्रमशः क्या होगा? ठंडा होगा, भारी होगा, और नीचे बैठ जाता है। तो नीचे बैठेगा तो ठंडी वायु और नीचे बैठ रही है। देखो यहाँ पर ये करीब मेडागास्कर के तट पर बैठती है नीचे, तो इस हाई प्रेशर को क्या कर देती है? और बढ़ा देगी।
ये अत्यधिक मात्रा में क्या बना दिया, हाई प्रेशर, और यही क्या कर दिया, अत्यधिक मात्रा में इसने क्या कर दिया, लो प्रेशर को बढ़ा दिया। तो मानसून के लिए यही तो चाहिए था, अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। ये यहां से क्या बन जाएगा, बैरोमेट्रिक ढाल, और जब बैरोमेट्रिक ढाल के सहारे ओशियन से चल रही है, पर्याप्त मात्रा में आर्द्रता होती है, तो यही विंडो हो जाता है आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। क्या हो जाता है, साउथ ईस्ट मानसूनी विंड। अब यही देखो प्रश्न में क्या था, क्या इंपैक्ट होगा इसका, आई बात समझ में। अब ये पूरी मानसून की भी व्याख्या कर देगा यहां पर लेकिन इसके लिए आपको कोर्स तो परचेज करने पड़ेगा, ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। यूट्यूब में तो इतना जो है उतना डेप्थ चीज़ें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि समय अभाव और सारी चीज़ यूट्यूब में दे दी तो फिर मामला गड़बड़ाता है। अब देखो इसी को हमने क्या कहा, यहीं से अगर हम उष्ण पूर्वी जेट को पढ़ रहे हों तो यहीं से हम आपको मानसून का भी, इंडिया का मानसून भी कवर कर दें और उसका इम्पैक्ट भी दिखा दें कि क्या क्या चीज़ें हों। इंतजार कीजिए, उसकी भी घड़ी आने वाली है तो उसमें भी वार्तालाप करेंगे। तो समझ में आ गया, देखो उष्ण पूर्वी जेट क्या है, तो 3 जेट का लेना देना ये था। अब इसमें प्रीलिम्स में क्या प्रश्न होना था, देखो ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया था। देखो जेट स्ट्रीम के बारे में अब आपको समझ में आ जाएगा क्या अलग अलग पढ़ना है या एक ही चीज हो। जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट था जेट स्ट्रीम की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरा, पांचवा जेट शीतकालीन मानसून के लिए उत्तरदायी होती है। अब यही स्टेटमेंट थे, इनमें से कौन से कथन सही है। यहां पर क्या आ गया था आपका, सही है। अब वहीं पर ऑप्शन बना देता है, फर्स्ट 1 2 3, दूसरा ऑप्शन हो गया 2 3, कुछ भी बना लीजिए। चौथा, तीसरा ऑप्शन ओनली 3, और डी ऑप्शन कोई नहीं। अब जब आपने डेप्थ तक नहीं पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा फंसेंगे। प्रलम्ब से कहानी यही बन रही है और यूके ट्रिपल एससी की भी यही बन रही है। आप जेट के बारे में यहाँ ध्यान रखिएगा। और हर एग्जाम में देखिए हमने क्या कहा, हमारे साथ अगर तैयारी करेंगे, चाहे यूपीएससी दें, यूपीपीसीएस दें, बीपीएससी दें, यूके पीसीएस दें, यूके ट्रिपल एससी दें, ज्योग्राफी इकोनॉमी से जो भी प्रश्न आएंगे वो बाहर नहीं जाते हैं, चाहे कितना ही लेंथ में चले जाए। आपको कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत बना हुआ तो डेफिनेटली निकाल दो। देखो पहली चीज क्या करा है, जेट की दिशा पूरब से पश्चिम होती है। क्या ऐसा था सामान्य में? पहला स्टेटमेंट गलत। चलो 2 जेट तो पश्चिम से पूरब चल रही है, उष्ण पूर्वी जेट तो उसका नाम ही दिख रहा है उष्ण पूर्वी जेट, तो पूरब से कहां से हो, पश्चिम से कहां से होगी। दूसरा क्या कर रहा है, इसकी गति 500 किलोमीटर होती है। ये देखना पड़ेगा। अब इसमें फंसेंगे। अभी उन्होंने कहा, सर ने उन्होंने कहा 340 लिखा था, तो प्रभु हमने जो 340 लिखा था वहां लिखा था औसत, एवरेज कितना लिखा था, 340 किलोमीटर एवरेज। एवरेज का मतलब जानते हैं, अधिकतम और न्यूनतम को जब जोड़ते हैं तब निकलता है ना। तो अधिकतम और न्यूनतम निकालोगे तो 500 ठीक तो है, क्या दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में फंस गया था बच्चा। फिर कह रहा है 5वां जेट शीतकालीन मानसून के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी ठीक है। तो 2 और 3 स्टेटमेंट ठीक है और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? जो हमने अभी आपको दिशा दिखा दी। अब यही जो अभी हमने कहा था ना आपसे, ये वेस्टर्न जेट, ये है वेस्टर्न जेट की दिशा। अब देखो ये भारत के ऊपर से गुजर रहा था, कहते थे हम, देखो ये है ना, ये भारत के ऊपर आ जाता है देखो शीतकाल में। अब ये ठंडा है ना, ठंडा। तो भारत में जब शीतकाल होता है तो ऑलरेडी तो हाई प्रेशर बना ही रहता है और सूर्य का दक्षिणायन। अब कोई ठंडी चीज ऊपर से गुजर रही हो तो इस हाई प्रेशर को क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो हाई प्रेशर बढ़ा तो यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को विंड भागनी शुरू हो जाएंगी। इसी को कहते हैं शीतकालीन मानसून, या इसी कहा जाता है उत्तर पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। क्या कहा उसने, नॉर्थ ईस्ट मानसून के लिए उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक था। तो यह है झलक आपकी जेट स्ट्रीम की, जिन बच्चों का रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट क्या है, इसमें एक हमारे मित्र हैं बहुत पुराने और किसी कारण से उनका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं है, लेकिन धुरंधर है अपने आप में। और मुझे लगता है कि शायद, मुझे एग्जैक्ट काउंटिंग तो नहीं पता, लेकिन इससे ज़्यादा हो गए होंगे उनके।
10 करीब मेंस वो लिख चुके हैं। कितना? 10 मेंस लिख चुके हैं। अब सिलेक्शन ना बहुत कारकों पर निर्भर करता है। तो हमने तो भैया उनके साथ जब हम थे तो हमने तो जब भैया हमारा नहीं हुआ, लगा कि भाई अब जो है बहुत मेंस लिख लिए हैं, अब चलते हैं, अब अपना ही कुछ वो कहते हैं ना स्टार्टअप कंपनी किया जाए, वो स्टार्टअप अब हमने शुरू कर लिया। तो ये साहब अभी लगे हुए हैं, हार नहीं मान रहे, लगातार मेंस देते हैं। तो इनकी फरमाइश पर एक जो है ये जेड स्ट्रीम को हमने क्या किया, डिस्कस किया। आगे कुछ बच्चों की और डिमांड है, वो कल के वीडियो में आपकी डिमांड भी पूरी कर दी जाएगी। देखो भैया, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, है ना। इसमें कोई भी नाराज ना हो कि उन्होंने कहा कि सर हमने तो कहा था कोपेन पढ़ा दो। कोपेन वालों का सीक्वेंस कल आएगा, पहले जिनकी रिक्वायरमेंट पहले, तो पहले उनका निराकरण, कल आपका कोपेन का निराकरण कर दिया जाएगा। तो देख रहे हैं 10 और लंबी रेस के घोड़े बने हुए हैं। तो इसलिए कह रहे हैं ना, ये पीसीएस की तैयारियों में आपको क्या चाहिए होता है, पेशेंस चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है, हार नहीं माननी पड़ती है। एक समय तो आएगा ही, अब नहीं आएगा तो क्या होगा, जिंदगी में तजुर्बा होगा ही। तो इतना जो है होपलेस होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, नॉलेज है तो कहीं ना कहीं बेहतर कर ले जाएंगे, लेकिन एक बार ढंग से तैयारी तो हो जाए। अब वो फैक्ट पढ़ के वो आप सोचते हैं कि पीसीएस निकल जाए, तो नहीं। ऐसे ऐसे देख रहे हैं 10-10 साल जो कह रहे हैं 10-10 मेंस दे चुके हैं, वो लोग भी आपके कंपटीशन में बने हुए हैं। तो उनसे मुकाबला करने के लिए तो आपको 4 फैक्ट पढ़ के पीसीएस की तैयारी नहीं होती। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। तो ये झलक था, अब आपका साथ सहयोग बना रहा, आप सब्सक्राइब बढ़ाते जाएंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलते जाएगा, और आपको जो पीसीएस की जो रिक्वायरमेंट है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोपेन के साथ। अगर इनमें कोई जो बिंदु आए थे उनमें से कुछ डिस्कस करना होगा तो वो भी आप क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा, फिर अगले में उसको हम क्या कर देंगे, डिस्कस कर देंगे। क्योंकि एक ही बिंदु से हमारी तो कला है कि हम जो है मल्टी आयाम को खोल देंगे, कहां से कहां कनेक्ट करा सकते हैं। आप जो है सीखेंगे एक कला को, एक कला कहां सीख पाएंगे, जब आप जो है मेंस का प्री कम मेंस का एडमिशन लेंगे और इनको प्लस में ले सकते हैं, तो वहां भी हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई देते हैं, उतना कर देते हैं जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट, लेकिन मेंस का अप्रोच वहां नहीं हो पाता है। तो धन्यवाद। आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके सहयोग की जरूरत है ये इनोवेशन में, या इनोवेटिव जो कंपनी है आपकी लीग आईएएस, इसको आप क्या करेंगे, उम्मीद करते हैं कि सहयोग देंगे। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कोपेन के साथ।